प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? तो सबसे पहले देखिए प्रोडक्शन होता क्या है, ठीक। प्रोडक्शन का मतलब होता है, प्रोडक्शन रेफर्स टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट, यानी कि इनपुट से आउटपुट बनाना। क्या बनाना? इनपुट से आउटपुट मतलब रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स बनाना। क्या बनाना? इनपुट मतलब रॉ मटेरियल और आउटपुट मतलब फिनिश्ड गुड्स, ठीक। तो उसकी जो प्रोसेस होती है, किसकी प्रोसेस? इनपुट से आउटपुट बनाने की जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उसे अपन क्या बोलेंगे? प्रोडक्शन। क्या बोलेंगे? यानी रॉ मटेरियल्स को जब हम फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, उसकी जो प्रोसेस होती है उसे क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन रेफर्स टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट। प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? प्रोडक्शन फंक्शन इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द टेक्नोलॉजिकल रिलेशन बिटवीन फिजिकल इनपुट्स एंड आउटपुट्स ऑफ अ गुड। कोई भी गुड है, कोई भी प्रोडक्ट है, उसके जो फिजिकल इनपुट और आउटपुट होते हैं उनके बीच का जो टेक्नोलॉजिकल रिलेशन है, क्या है? उसको जब अपन एक्सप्रेस करते हैं, उसका जो एक्सप्रेशन होता है उसे बोलते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। क्या बोलते हैं? किसी भी गुड के जो इनपुट्स और आउटपुट्स, यानी कि रॉ मटेरियल और बन के जो तैयार हुआ है वो फिनिश्ड गुड, उनके फिजिकल इनपुट्स और आउटपुट्स के आपस में जो टेक्नोलॉजिकल रिलेशन है, क्या है? उसको जब अपन एक्सप्रेस करते हैं, उसके एक्सप्रेशन को बोलते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। क्या बोलते हैं? सो प्रोडक्शन फंक्शन इज एन एक्सप्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजिकल रिलेशन बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड आउटपुट ऑफ अ गुड। अब देखिए प्रोडक्शन फंक्शन में टू टाइप्स के फैक्टर्स होते हैं, दैट आर वेरिएबल फैक्टर एंड फिक्स फैक्टर। कौन कौन से? तो वेरिएबल फैक्टर और फिक्स फैक्टर होते क्या है? देखिए डिफरेंस के माध्यम से देखते हैं। सबसे पहला है मीनिंग। वेरिएबल फैक्टर्स आर दोज फैक्टर्स विच कैन बी चेंज इन द शॉर्ट रन, जिनको शॉर्ट रन में चेंज किया जा सकता है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में जिनको चेंज किया जा सकता है, दे आर नोन एज वेरिएबल फैक्टर। उनको क्या बोलेंगे अपन? फिक्स फैक्टर। क्या है? फिक्स फैक्टर वो होते हैं जिनको शॉर्ट रन में चेंज नहीं किया जा सकता, जैसे कि बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी। शॉर्ट रन में कोई बोले आपको कि आपको एक बिल्डिंग और खड़ी करनी, कर पाओगे क्या? नहीं। सपोज दैट आपकी मिठाई की दुकान है। किसकी दुकान है? और मिठाई की दुकान जो है वो छोटी है, आपको एकदम से ऑर्डर आया कि आपको 2 दिन के अंदर 100 किलो मिठाई बना के देनी है। अब आपकी दुकान भी छोटी, इतना आपके पास में मटेरियल भी नहीं है, तो आप मटेरियल तो अवेलेबल कर लोगे, रॉ मटेरियल ले आओगे, दूध का व्यवस्था कर लोगे, लेबर की भी व्यवस्था कर लोगे, क्योंकि वो भी क्या है? वेरिएबल फैक्टर। बट क्या जगह की व्यवस्था कर पाओगे? क्या दूसरी दुकान खोल पाओगे 2 दिन में? नहीं खोल पाएंगे। दूसरी दुकान खोल सकते हैं क्या? यानी शॉर्ट रन में वेरिएबल फैक्टर को तो चेंज किया जा सकता है, बट फिक्स्ड फैक्टर को चेंज नहीं किया जा सकता। समझ आ रही है? शॉर्ट रन में वेरिएबल फैक्टर को हम चेंज कर सकते हैं, फिक्स्ड फैक्टर को चेंज नहीं कर सकते। तो वेरिएबल फैक्टर्स आर दोज विच कैन बी चेंज इन द शॉर्ट रन एंड फिक्स्ड फैक्टर आर दोज विच कैन नॉट बी चेंज इन द शॉर्ट रन, जिनको शॉर्ट रन में चेंज नहीं किया जा सकता है, इनको शॉर्ट रन में चेंज किया जा सकता है। रिलेशन विद आउटपुट। आउटपुट से क्या रिलेशन होता है? दे वेरी डायरेक्टली विद आउटपुट। वेरी का मतलब होता है चेंज। क्या मतलब होता है? चेंज। तो जो वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं वो आउटपुट के साथ में चेंज होते रहते हैं। क्या होते रहते हैं? आउटपुट बढ़ेगा तो वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज होंगे, आउटपुट कम होगा तो वेरिएबल फैक्टर भी कम हो जाएंगे। बट जो फिक्स्ड फैक्टर हैं वो कैसे रहेंगे? फिक्स। उनमें कोई भी चेंज नहीं हो सकता। बिल्डिंग को, प्लांट को, मशीनरी को क्या आप छोटा बड़ा कर सकते हो? कम ज़्यादा कर सकते हो? नहीं कर सकते। आपने 1 महीने का रेंट दे दिया, ठीक। अब आप बोल रहे हो कि हम तो उस घर में रहने ही नहीं गए या हमने वहाँ कुछ करा ही नहीं है, तो हम रेंट दूसरे महीने का नहीं देंगे। तो पर वो रेंट आप दे चुके हो, वो फिक्स्ड है। कैसा है? भले ही आप वहाँ पे प्रोडक्शन करो ना करो,
थोड़ा प्रोडक्शन करो या ज़्यादा प्रोडक्शन करो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। रेंट क्या है? फिक्स्ड फैक्टर है। क्या है? क्योंकि वो एक बार हम दे चुके हैं, अब उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। वेरिएबल फैक्टर को आप चेंज कर सकते हो। यदि आप कोई चीज़ बना रहे हो, उसमें आप ज़्यादा बनाते हो तो रॉ मटेरियल ज़्यादा लगेगा, कम बनाते हो तो रॉ मटेरियल कम लगेगा। तो दे वेरी डायरेक्टली विद द आउटपुट। वेरिएबल फैक्टर जो होते हैं वो डायरेक्टली आउटपुट के थ्रू चेंज होते रहते हैं, बट जो फिक्स फैक्टर होते हैं वो कभी चेंज नहीं होते। दे डू नॉट वेरी डायरेक्टली विद द आउटपुट। ये चेंज नहीं होते हैं, ये चेंज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वेरिएबल फैक्टर कौन कौन से हो गए आपके? रॉ मटेरियल, कैजुअल लेबर, पावर, फ्यूल, ETC। और फिक्स फैक्टर क्या हो गए? बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, रेंट, ETC। ये सब क्या हो गए? अगला क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। अब शॉर्ट रन क्या होता है और लॉन्ग रन क्या होता है? शॉर्ट रन वो पीरियड होता है इन विच आउटपुट कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग ओनली वेरिएबल फैक्टर। शॉर्ट रन वो पीरियड होता है जहाँ पे आप आउटपुट को चेंज तो कर सकते हो, बट केवल किसको चेंज करके? वेरिएबल फैक्टर को चेंज करके। आप यहाँ पे फिक्स फैक्टर चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज शॉर्ट रन में फिक्स फैक्टर क्या रहता है? फिक्स। क्या रहता है? शॉर्ट रन में फिक्स फैक्टर चेंज नहीं होता, केवल क्या चेंज होता है? वेरिएबल फैक्टर। क्या चेंज होता है? तो शॉर्ट रन वो पीरियड होता है जिस पीरियड में आउटपुट चेंज तो हो सकता है, बट बाय चेंजिंग ओनली वेरिएबल फैक्टर। लॉन्ग रन वो पीरियड होता है इन विच आउटपुट कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। लॉन्ग रन में आप सारे ही फैक्टर्स को चेंज कर सकते हो, बिकॉज लॉन्ग रन में आपके पास टाइम होता है, आप फिक्स्ड फैक्टर को भी चेंज कर सकते हैं, बट शॉर्ट रन में चेंज नहीं कर सकते। ठीक। क्लासिफिकेशन, यहाँ पे फैक्टर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज़ वेरिएबल एंड फिक्स्ड। क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं, फिक्स्ड को चेंज नहीं कर सकते। लॉन्ग रन क्या है? ऑल द फैक्टर्स आर वेरिएबल। अब ये क्या है? लॉन्ग रन में सारे ही वेरिएबल होते हैं। क्यों? लॉन्ग रन में सारे ही वेरिएबल होते हैं। क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि लॉन्ग रन में आप फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों को ही चेंज कर सकते हो। दैट्स वाई लॉन्ग रन में सारे ही वेरिएबल्स क्या होते हैं? सारे ही फैक्टर्स क्या होते हैं? वेरिएबल। क्या होते हैं? क्योंकि यहाँ पे आप सारे फैक्टर्स को चेंज कर सकते हो। शॉर्ट रन में केवल किसको चेंज कर सकते हो? वेरिएबल को। किसको? तो यहाँ पे इन्होंने 2 पार्ट कर दी, दैट इज़ वेरिएबल एंड फिक्स्ड। वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं, फिक्स्ड को चेंज नहीं कर सकते। लॉन्ग रन में सारे ही वेरिएबल हैं, बिकॉज सभी को आप चेंज कर सकते हो। ठीक। प्राइस डिटर्मिनेशन, इन द शॉर्ट रन डिमांड इज़ मोर एक्टिव। शॉर्ट रन में डिमांड का रोल ज़्यादा होता है, डिमांड एक एक्टिव फैक्टर की तरह काम करता है। क्यों? इन प्राइस डिटर्मिनेशन एज सप्लाई कैन नॉट बी इंक्रीज्ड इमीडिएटली विद इंक्रीज इन डिमांड। भले ही डिमांड बढ़ती है, पर डिमांड बढ़ने पे क्या आप इमीडिएटली सप्लाई बढ़ा सकते हो? नहीं बढ़ा सकते। डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस क्या हो जाएगी? इंक्रीज़। क्या हो जाएगी? डिमांड इंक्रीज़ होगी तो प्राइस क्या हो जाएगी? इंक्रीज़। तो जो प्राइस डिटर्मिनेशन है, या फिर डिमांड कम होगी तो प्राइस क्या हो जाएगी? डिक्रीज़। तो जो भी प्राइस डिटर्मिनेशन है वो किस पे डिपेंड है? डिमांड पे। किस पे डिपेंड है? कहाँ पे? शॉर्ट रन में। कहाँ पे? बिकॉज शॉर्ट रन में आप डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई को इंक्रीज़ नहीं कर सकते हैं। डिमांड एकदम से बढ़ सकती है, बट सप्लाई एकदम से नहीं बढ़ सकती, बिकॉज प्रोडक्ट को बनने में टाइम लगता है। ठीक। तो शॉर्ट रन में डिमांड का रोल ज़्यादा होता है, बिकॉज सप्लाई कैन नॉट बी इंक्रीज इमीडिएटली विद इंक्रीज इन डिमांड। डिमांड के चेंज होने के कारण सप्लाई इमीडिएटली चेंज नहीं होती है। क्लियर? डिमांड इंक्रीज होगी तो क्या होगा? प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। डिमांड डिक्रीज तो प्राइस डिक्रीज। लॉन्ग रन में क्या होता है? डिमांड और सप्लाई दोनों का ही सेम रोल होता है, इक्वल रोल होता है। क्यों? एज बोथ कैन बी इंक्रीज, क्योंकि आप दोनों को ही इंक्रीज कर सकते हो। लॉन्ग रन में
डिमांड और सप्लाई दोनों का इक्वल रोल होता है प्राइस डिटर्मिनेशन में। किसमें? क्योंकि लॉन्ग रन में आप डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई को भी चेंज कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे अपने पास टाइम है। क्या है? तो डिमांड यदि बढ़ती है तो सप्लाई को भी अपन क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बट शॉर्ट रन में डिमांड बढ़ने पर इमीडिएटली सप्लाई को चेंज नहीं किया जा सकता है, सप्लाई को इंक्रीज नहीं किया जा सकता है। दैट्स वाई शॉर्ट रन में जो एक्टिव रोल है वो किसका है? डिमांड का। और लॉन्ग रन में डिमांड और सप्लाई दोनों का ही इक्वल रोल है। क्या है? इक्वल रोल। ठीक, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन के क्या टाइप्स होते हैं? शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट रन को अपन बोलते हैं वेरिएबल प्रोपोर्शन। क्या बोलते हैं? क्योंकि शॉर्ट रन में वेरिएबल फैक्टर चेंज होता है। क्या होता है? लॉन्ग रन को अपन बोलते हैं कांस्टेंट प्रोपोर्शन। क्या बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल और फिक्स्ड दोनों ही चेंज होते हैं कॉन्स्टेंटली और इक्वल मात्रा में। कैसे? इक्वल मात्रा में। देखिए, सबसे पहला है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन refers to a situation when output is increased by changing only one input। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन वो होता है जहाँ पे अपन आउटपुट को चेंज कर सकते हैं केवल एक इनपुट को चेंज करके। क्या चेंज करके? एक इनपुट। किसी भी आउटपुट को बनाने में कई सारे इनपुट लगते हैं, कई सारे रॉ मटेरियल लगते हैं, तो उनमें से आप किसी भी एक इनपुट का यूज़ कर सकते हैं। किस लिए? किस लिए? प्रोडक्शन को चेंज करने के लिए। किस लिए? प्रोडक्शन को चेंज करने के लिए। बाय कीपिंग अदर इनपुट कांस्टेंट और अनचेंज। बाकी के जो इनपुट्स हैं वो कैसे रहेंगे? कांस्टेंट और अनचेंज। कैसे रहेंगे? तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन आउटपुट इज इंक्रीज। जहाँ पे अपन आउटपुट को बढ़ा सकते हैं बाय चेंजिंग ओनली वन इनपुट। केवल एक इनपुट को चेंज करके। कीपिंग अदर इनपुट कांस्टेंट। बाकी के इनपुट क्या है? कांस्टेंट और अनचेंज। बाकी के सेम रहेंगे। फॉर एग्जांपल, आप कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करते हो तो उसको बनाने के लिए लेबर लगती है, रॉ मटेरियल लगता है ना, और जो भी मशीनरी है वो लगती है। तो आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है तो आपने क्या बढ़ा दी? लेबर। क्या बढ़ा दी? बाकी चीज़ें क्या हैं? कांस्टेंट। क्या है? तो ये क्या है? शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। क्या है? अगला देखिए, लॉन्ग रन। इसका मतलब होता है कांस्टेंट प्रोपोर्शन। क्या मतलब होता है? कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन रेफर्स टू अ सिचुएशन when output is increased by increasing all the inputs simultaneously and in the same proportion। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब होता है सभी इनपुट्स को चेंज कर रहे हैं। किसको चेंज कर रहे हैं? सभी इनपुट्स को इंक्रीज कर रहे हैं साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियस का मतलब क्रम से। कैसे? क्रम से और सेम प्रोपोर्शन में। कैसे? यानी कि सेम मात्रा में। यदि एक लेबर बढ़ी है तो एक रॉ मटेरियल भी इंक्रीज़ होगा, एक मशीनरी भी इंक्रीज़ होगी। जितने भी फैक्टर, चाहे वो फिक्स्ड हो चाहे वो वेरिएबल हो, कैपिटल है, एक लेबर बढ़ा एक कैपिटल बढ़ी, एक लेबर बढ़ा एक कैपिटल बढ़ी, तो दोनों सेम अमाउंट में और सेम प्रपोर्शन में साइमल्टेनियसली इंक्रीज़ होंगे। कैसे इंक्रीज़ होंगे? उसको बोलते हैं कांस्टेंट प्रपोर्शन। क्या बोलते हैं? तो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? It refers to a situation when output is increased by increasing all the inputs। यहाँ पे क्या चेंज हो रहे हैं? सारे ही इनपुट्स चेंज हो रहे हैं साइमल्टेनियसली एंड इन द सेम प्रपोर्शन। ठीक, अब देखिए आपका जो चैप्टर है इसमें केवल अपन पढ़ते हैं वेरिएबल प्रोपोर्शन। क्या पढ़ते हैं? देखिए, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का कंसेप्ट बताइए, प्रोडक्ट होता क्या है? तो प्रोडक्ट रेफर्स टू द वॉल्यूम ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय अ फर्म ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। प्रोडक्ट उस वस्तु का नाम है या फिर वो वॉल्यूम ऑफ गुड्स है, गुड्स की वो मात्रा है जो कि कोई फर्म एक स्पेसिफिक पीरियड के अंतर्गत प्रोड्यूस करती है। उसको अपन क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं?
प्रोडक्ट का मतलब है वो वॉल्यूम ऑफ गुड्स, गुड्स की वो मात्रा जो कि किसी भी फर्म के द्वारा एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में बनाई जाती है, उसको अपन क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, दैट इज़ टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है TP इज इक्वल टू सिग्मा MP। क्या होता है? TP इज इक्वल टू सिग्मा MP। मार्जिनल का होता है TPN माइनस TPN माइनस 1। याद आ रहा है? यूटिलिटी सेम फॉर्मूला TUN माइनस UN माइनस 1। ऐसे यहाँ पे TPN माइनस TPN माइनस 1 और चेंज इन TP अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, यानी कि डेल्टा TP अपॉन डेल्टा Q। एवरेज का क्या होता है? TP अपॉन Q, यानी कि टोटल प्रोडक्शन अपॉन क्वांटिटी। देखिए टोटल प्रोडक्ट क्या होता है? इट रेफर्स टू टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय अ फर्म ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। गिवन पीरियड ऑफ टाइम में एक फर्म के द्वारा कितना टोटल गुड्स बनाया जा रहा है, इट इज़ नोन एज टोटल प्रोडक्ट। इसको क्या बोलेंगे अपन? एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में एक फर्म के द्वारा कितना गुड्स बनाया जा रहा है, गुड्स की कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस की जा रही है, इट इज़ कॉल्ड टोटल प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे? यानी कि TP इज इक्वल टू सिग्मा MP, सम टोटल ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट क्या है? इट रेफर्स टू द आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट्स। जो वेरिएबल इनपुट्स हैं उसमें पर यूनिट वेरिएबल इनपुट्स में कितना आउटपुट बनता है उसको बोलते हैं अपन एवरेज प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? इसका फॉर्मूला होता है AP इज इक्वल टू TP अपॉन, यानी कि पर वेरिएबल फैक्टर में पर यूनिट कितना बन रहा है। ठीक, पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, एक वेरिएबल फैक्टर में कितनी यूनिट्स बन रही हैं उसको अपन बोलेंगे एवरेज प्रोडक्ट, यानी कि TP अपॉन क्वांटिटी, टोटल प्रोडक्ट अपॉन। ठीक, फॉर एग्जांपल अपन ले सकते हैं कि अपन टोटल प्रोडक्ट कितना हो रहा है अपना 20, कितना हो रहा है? ठीक, और उसमें जो क्वांटिटी है, जो यूनिट्स हैं वो लगी हुई है अपनी 4, यानी उसको बनाने में जो लेबर का यूज़ हो रहा है वो कितनी है? 4। ठीक, तो 4 लेबर मिलके कितनी बना रही है? 20। तो एवरेज प्रोडक्ट यानी 20 अपॉन 4। तो एक लेबर कितना बनाएगी? 5 क्वांटिटीज़। कितना बनाएगी? 5 यूनिट्स। ये क्या हो गया? एवरेज प्रोडक्ट। क्या हो गया? एवरेज प्रोडक्ट। ठीक, नेक्स्ट देखिए मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? एडिशनल। मार्जिन का मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू द एडिशन टू टोटल आउटपुट। टोटल आउटपुट में जो भी एडिशन ऐड हो रहा है, वेयर 1 मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज एम्प्लॉयड, जहाँ पे वेरिएबल फैक्टर की एक ज़्यादा यूनिट को एम्प्लॉय किया जाएगा, उसको अपन क्या बोलेंगे? मार्जिनल प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे? तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है? एडिशन टू टोटल आउटपुट। टोटल आउटपुट में जितना भी एडिशन हो रहा है, अपन यदि वेरिएबल फैक्टर को बढ़ा देते, यानी अपन ने एक लेबर बढ़ा दी, तो एक लेबर को बढ़ाने से कितना एडिशनल प्रोड्यूस हो रहा है, वो जो एडिशनल प्रोड्यूस हो रहा है उसको क्या बोलेंगे? मार्जिनल प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे? यानी कि एडिशन टू टोटल प्रोडक्ट इफ़ 1 मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज एम्प्लॉयड। वेरिएबल फैक्टर की एक ज़्यादा यूनिट को यदि अपन लगाते हैं तो एक यूनिट को लगाने पे कितना एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हो रहा है, कितना एडिशनल प्रोड्यूस हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे? मार्जिनल प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे? वेरी गुड। इसका फॉर्मूला क्या होता है? MP इज इक्वल टू TPN माइनस TPN माइनस 1 और MP इज इक्वल टू डेल्टा TP अपॉन डेल्टा Q। अब देखिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज़ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से सुनना। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन states that as if we increase
क्वांटिटी ऑफ ओनली वन इनपुट, यदि हम केवल एक इनपुट की क्वांटिटी को इंक्रीज करते हैं, कीपिंग अदर इनपुट्स फिक्स्ड, और बाकी के क्या है फिक्स्ड, क्योंकि वेरिएबल फैक्टर में क्या होता है, वेरिएबल प्रोपोर्शन में केवल अपन एक इनपुट को चेंज कर सकते हैं, बाकी के इनपुट क्या रहेंगे फिक्स। तो ऐसा करने पे होता क्या है, ऐसा करने पे क्या होगा, टीपी इनिशियली इंक्रीजेस, टोटल प्रोडक्ट क्या होगा स्टार्टिंग में इंक्रीज होगा, क्या होगा किस रेट पे, इंक्रीजिंग रेट पे, किस रेट पे, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट, किस रेट पे, देन एट डिक्रीजिंग रेट, उसके बाद इंक्रीज तो हो रहा है बट किस रेट पे, डिक्रीजिंग रेट पे, एंड फाइनली एट अ नेगेटिव रेट, और बाद में क्या होने लगता है नेगेटिव रेट पे। तो टीपी इनिशियली इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट, देन एट डिक्रीजिंग रेट, एंड फाइनली एट नेगेटिव रेट। टीपी स्टार्टिंग में इनिशियली इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज होगा, फिर डिक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज होगा, फिर नेगेटिव यानी कि डिक्रीज होना चालू कर देगा। पहला स्टेप इनिशियल इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट, दूसरा इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट, तीसरा डिक्रीजिंग, नेगेटिव रेट का मतलब होता है डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है डिक्रीज। देखिए ये अपन ने फिक्स फैक्टर मान लिया, ये इसको अपन ने मान लिया वेरिएबल फैक्टर, ये हो गया अपना टीपी, ये हो गया एमपी, ठीक। फिक्स्ड फैक्टर में अपन ने ले लिया लैंड और वेरिएबल में क्या ले लिया लेबर। तो फिक्स फैक्टर तो कैसा रहेगा फिक्स, कैसा रहेगा, चेंज क्या होगा वेरिएबल, क्या चेंज होगा। तो जब फिक्स फैक्टर 1 था, वेरिएबल फैक्टर था 1, तो टोटल प्रोडक्शन कितना हो रहा था 10, मार्जिनल भी कितना होगा 10, उसके बाद लैंड अभी भी एक है, लेबर कितने हो गए 2, प्रोडक्शन बढ़ गया, कितना हो गया 30, कितना बढ़ा 20, कितना बढ़ा 20, उसके बाद लेबर हो गई 3, टोटल प्रोडक्शन कितना हो गया 45, कितना बढ़ा 15 क्या हो गया मार्जिनल, उसके बाद 3 से 4 हो गए, कितना बढ़ा 52 हो गए, कितना बढ़ा 7 क्या हो गया मार्जिनल, उसके बाद 5th। अब देखो 5th लेबर पे जो टोटल प्रोडक्शन है वो कितना है, मैक्सिमम है 52 है, कितना है। यदि इसके बाद भी अपन लेबर लेके आते हैं तो वो लेबर अनप्रोडक्टिव होगी, कैसी होगी, यानी छठी लेबर जो आएगी ना तो वो खुद काम करेगी और दूसरों को भी काम नहीं करने देगी, बातों में लगा लेंगे, क्या करेंगे बातों में लगा लेंगे, तो जो काम हो रहा था वो काम भी क्या हो जाएगा डिक्रीज, क्या हो जाएगा, यानी बढ़ तो रहा नहीं है, 5 तक बढ़ गया, मैक्सिमम हो गया, अब बढ़ना नहीं है। अब अपन छठी लेबर यदि वहाँ पे लगाते हैं उस लैंड पे, तो जो टीपी है वो क्या हो जाएगी डिक्रीज, और मार्जिनल नेगेटिव, क्या हो जाएगी नेगेटिव, ठीक। तो स्टार्टिंग में टीपी क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है किस रेट पे, इंक्रीजिंग रेट पे, किस रेट पे, पहले 10 बढ़ा फिर 20 बढ़ा, तो इसको अपन बोलेंगे इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, क्या बोलेंगे। उसके बाद टीपी इंक्रीज तो हो रहा है बट किस रेट पे, डिक्रीजिंग रेट पे, किस रेट पे, तो इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे भी इंक्रीज हुआ 15, फिर 7, फिर 0 ही रह गया, तो इसको अपन बोलेंगे डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर, क्या बोलेंगे, या फिर डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। उसके बाद में टीपी जो है वो क्या हो रहा है डिक्रीज, और एमपी कहाँ चला गया निगेटिव में, तो इसको क्या बोलेंगे निगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर, क्या बोलेंगे निगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर। तो ये हो गया आपका फर्स्ट फेज, कौन सा इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, ये हो गया सेकंड फेज, कौन सा डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, और ये हो गया थर्ड फेज यानी कि निगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर। क्लियर, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज और थर्ड फेज। फर्स्ट फेज इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, सेकंड फेज डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, थर्ड फेज नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर। अब देखिए इसका डायग्राम, देखिए यहाँ पे ले लेंगे देखिए, तो एक्स एक्सिस पे अपन ने क्या ले लिया वेरिएबल फैक्टर, क्या ले लिया, और वाई एक्सिस पे क्या ले लिया टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल यानी कि टीपी और एमपी। तो वेरिएबल फैक्टर तो क्या है, ये ओरिजिन हो गया 1 2 3 4 5 6, ठीक, और टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट देख लो, टीपी 10 से लेके 52 तक, तो अपन 10 10 का या फिर
8 8 का डिफरेंस ले लो, 8 का, 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40, 8 3 48 और 8 9 नहीं 8 7 56, 56 तक अपन ने ले लिया। और माइनस में जा रहा है तो माइनस के 8 भी लेने पड़ेंगे। नीचे क्या ले लिया अपन ने? -8। ठीक, अब देखिए जब वेरिएबल फैक्टर, तो पहले अपन बनाएंगे टीपी। किसका बनाएंगे? तो जब वेरिएबल फैक्टर 1 था, टीपी कितना था? 10। कितना था? वेरिएबल फैक्टर 2 हुआ, टीपी कितना हो गया? 30। कितना हो गया? 30। जब वेरिएबल फैक्टर 3 हुआ, टीपी कितना हो गया? 45। कितना हो गया? 45। 40 और 48 के बीच में। जब टीपी अपना वेरिएबल फैक्टर 4 इंक्रीज हुआ तो टीपी कितना हो गया? 52। और 5 पे भी कितना है? 52। ठीक, 6 पे कितना हो गया? 48। तो ये आ गई अपनी टीपी। क्या आ गई? ठीक, उसके बाद में एमपी देखिए, जब वेरिएबल फैक्टर 1 था, एमपी कितनी थी? 10। 2 पे कितनी हो गई? 15। 3 पे 2 पे 20, 2 पे 20 हो गई ये। ठीक, 3 पे 15, उसके बाद 4 पे 7, 5 पे 0 और 6 पे माइनस के 4। तो ये अपना आ गया एमपी। ठीक, देखिए तो ये अपने दोनों कर्व आ गए। कौन कौन से? एमपी और टीपी। ठीक, ये आ गया अपना एमपी का कर्व और ये आ गया अपना टीपी का कर्व। अब देखिए इसमें आपको 3 फेजेस दिखाने। क्या दिखाने? टीपी इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट, एमपी ऑल्सो इंक्रीजेज। ये कौन सा फेज आ गया? फर्स्ट फेज। कौन सा आ गया? फर्स्ट फेज। सेकंड फेज में टीपी इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट, एमपी ऑल्सो डिक्रीजेज। एमपी क्या हो रहा है? डिक्रीज। टीपी इंक्रीज हो रहा है बट डिमिनिशिंग रेट पे। किस रेट पे? तो ये आ गया अपना सेकंड फेज, यहाँ से यहाँ तक। ठीक, और यहाँ पे टीपी स्टार्ट डिक्रीजिंग, एमपी टर्न्स इनटू नेगेटिव। ये क्या हो गया अपना थर्ड फेज। ठीक, देखिए फेज 1 इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, टीपी राइजेज एट इंक्रीजिंग रेट, एमपी इंक्रीजेस। टीपी इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा है, एमपी भी क्या हो रहा है? इंक्रीज। सेकंड फेज डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, यानी टीपी राइजेज एट डिक्रीजिंग रेट, एमपी स्टार्ट्स फॉलिंग। टीपी जो है डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा है और एमपी स्टार्ट्स फॉलिंग। तीसरा नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर, टीपी स्टार्ट डिक्रीजिंग, एमपी टर्न्स इनटू नेगेटिव। एमपी क्या हो जाएगा? नेगेटिव। अब देखिए इसके कुछ अजम्पशन होते हैं। क्या होते हैं? किसके? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। किसके? क्योंकि हर लॉ के कुछ ना कुछ अजम्पशन होते ही हैं। पहला अजम्पशन क्या है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ऑलवेज ऑपरेट इन शॉर्ट रन। लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन है वो किस में ऑपरेट होती है? शॉर्ट रन में। ये लॉ केवल शॉर्ट रन में ही काम करेगी, लॉन्ग रन में ये लॉ काम नहीं करेगी। दिस लॉ अप्लाइज टू फील्ड ऑफ प्रोडक्शन ओनली, और ये लॉ केवल प्रोडक्शन के फील्ड में ही काम करेगी, अदर किसी फील्ड में काम नहीं करेगी। द इफेक्ट ऑफ चेंज इन आउटपुट ड्यू टू चेंज इन वेरिएबल फैक्टर कैन बी ईजली डिटरमाइंड। जो चेंज हो रहा है आउटपुट में किसके कारण? वेरिएबल फैक्टर। किसके कारण? उसको आप इजीली डिटरमाइन कर सकते हो। किसके द्वारा? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। किसके द्वारा? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में वेरिएबल फैक्टर के कारण आउटपुट में जो चेंज हो रहा है, यानी वेरिएबल फैक्टर बढ़ेगा तो आउटपुट बढ़ेगा, तो उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं उसको आप इजीली समझ सकते हैं। किसके थ्रू?
लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो ये क्या होगा, अजम्पशन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन केवल कहाँ पे काम करेगा, शॉर्ट रन में, केवल इन द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन, एंड जो भी चेंजेस हो रहे हैं उनको आप इजीली डिटरमाइन कर सकते हो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट में और मार्जिनल प्रोडक्ट में क्या रिलेशनशिप होता है। जो टेबल और डायग्राम है वो पिछले क्वेश्चन में जो टेबल और डायग्राम थी सेम वैसा ही बनेगा, दोबारा नहीं बनवाए, बट क्वेश्चन में आता है तो आपको बनाना पड़ेगा। ठीक, देखिए, एज लॉन्ग एज टी पी इंक्रीजेज एट एन इंक्रीजिंग रेट, जब तक टी पी इंक्रीज हो रहा है, किस रेट पे, इंक्रीजिंग रेट पे, किस रेट पे, एम पी भी क्या होगा, इंक्रीज। एज लॉन्ग एज टी पी इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट, एम पी ऑल्सो इंक्रीजेज। अगला, व्हेन टी पी इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट, जब टी पी किस रेट पे बढ़ रहा है, एम पी ऑल्सो डिक्रीजेज। जब टी पी इंक्रीज हो रहा है डिमिनिशिंग रेट पे, एम पी ऑल्सो डिक्रीजेज। अगला, व्हेन टी पी रीचेज इट्स मैक्सिमम, जब टी पी क्या हो गया, मैक्सिमम पे पहुंच गया, एम पी बिकम्स ज़ीरो। जब टी पी अपने मैक्सिमम पे पहुंच जाता है तो एम पी क्या हो जाता है, ज़ीरो। एंड व्हेन टी पी स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, जब टी पी डिक्रीज होना स्टार्ट करता है तो एम पी बिकम्स नेगेटिव। व्हेन टी पी स्टार्ट डिक्रीजिंग, एम पी टर्न्स इनटू नेगेटिव। पहला पॉइंट क्या, एज लॉन्ग एज टी पी इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट, जब तक टी पी इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज होगा, एम पी ऑल्सो इंक्रीजेज। व्हेन टी पी इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट, जब टी पी डिमिनिशिंग रेट पे इंक्रीज होगा, एम पी ऑल्सो डिक्रीजेज, एम पी क्या होगा, डिक्रीज होगा। व्हेन टी पी रीचेज एट इट्स मैक्सिमम, जब टी पी अपने मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच जाएगा, एम पी बिकम्स ज़ीरो। एंड व्हेन टी पी स्टार्ट डिक्रीजिंग, जब टी पी डिक्रीज होना स्टार्ट करेगा, एम पी बिकम्स नेगेटिव, एम पी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। क्लियर, ये हो गया रिलेशनशिप। यहाँ पे आपको टेबल और डायग्राम दोनों बनाने हैं। इन द रिलेशनशिप बिटवीन ए पी एंड एम पी, यानी कि एवरेज प्रोडक्ट में और मार्जिनल प्रोडक्ट में क्या रिलेशनशिप होता है, अपन देखेंगे विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम। देखिए, ये क्या हो गया अपना फिक्स फैक्टर, ये क्या हो गया वेरिएबल, ये हो गया एवरेज प्रोडक्ट, ये हो गया मार्जिनल प्रोडक्ट, और ये हो गया टोटल प्रोडक्ट। तो फिक्स फैक्टर अपन ने सभी में क्या ले लिया, 1 1। वेरिएबल फैक्टर 0 1 2 3 4 5 और 6। अब देखिए टीपी, टीपी क्या था, पहले में तो कुछ नहीं है, वेरिएबल फैक्टर 0 है, तो टोटल प्रोडक्ट भी क्या होगा, कुछ नहीं। उसके बाद वेरिएबल फैक्टर 1 है, टीपी 10, फिर 30, उसके बाद 45, फिर 52 और 48। तो टीपी से क्या निकाल लेंगे, एमपी क्या निकाल लेंगे, पहला 10 है, एमपी भी क्या हो जाएगा, 10 से 30 हो गया, कितना बड़ा 20, 30 से 45 हो गया, कितना बड़ा 15, 45 से 52 कितना बड़ा, 52 से 52 कितना बड़ा, और 52 से 48 कितना माइनस हुआ, माइनस के। अब देखिए टीपी से ही क्या निकाल लेंगे, एपी। क्या फॉर्मूला होता है एपी का, एपी इज इक्वल टू टीपी अपॉन क्वांटिटी। तो 10/1 10, 30/2 15, 45/3 15, 52/4 13, 52/5 10.4, और 48/8 48/6 कितना आ गया 8। तो ये क्या निकल आया, एवरेज प्रोडक्ट। क्या आ गया, तो टोटल से आप मार्जिनल भी निकाल सकते हैं और एवरेज भी निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ, सभी को अभी न्यूमेरिकल करने के लिए दूंगी। क्लियर, एक बार और बता दूं, देखो ये अपने पास टीपी है, टीपी से क्या निकाल सकते हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं और एवरेज प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं। तो पहले टीपी से निकालते हैं, एम पी टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1, यानी कि प्रेजेंट माइनस प्रीवियस। पहला तो सेम ही आएगा, 10 से 10, 30 माइनस 10 20, 45 माइनस 30 52 माइनस 45 52 माइनस 52, और 48 माइनस 52 माइनस के
4। अब TP से क्या निकालेंगे? AP, यानी TP अपॉन Q। 10/1 10, 30/2 कितने आ गए? 15। 45/3 कितने आ गए? 52/4 कितने आ गए? 52/5 कितने आ गए? और 48/6 कितने आ गए? क्लियर? अब देखिए इसका डायग्राम। x एक्सिस पे हमने ले लिया है वेरिएबल फैक्टर और y एक्सिस पे हमने ले लिया है AP और MP, क्योंकि हम किसके बीच में रिलेशन बता रहे हैं? AP और MP के बीच में। ठीक, देखिए तो यहाँ पे नीचे हमने एक्सिस पे ले लिया वेरिएबल फैक्टर 0 1 2 3 4 5 6। y पे क्या लेंगे? AP और MP। हाईएस्ट कितना है AP और MP? 20 है। 3 3 का डिफरेंस ले लो, कितने का? 3 6 9 12 15 18 और 21। ठीक, देखिए तो पहले अपन बनाते हैं AP। क्या बना रहे हैं? पहले MP ले लो। फर्स्ट पे कितनी यूनिट्स है मार्जिनल प्रोडक्ट की? 10। कितनी है? तो फर्स्ट पे कितना आ गया? 10। सेकंड पे 20। सेकंड पे कितना है? 20, ये आ गया अपना 20। थर्ड पे 15, तो थर्ड पे आ गया ये 15। फोर्थ पे 7। फोर्थ पे क्या आ गया? फिफ्थ पे 0। फिफ्थ पे क्या आ गया? फोर्थ पे 7, फिफ्थ पे 0 और सिक्स पे माइनस के 4। तो ये माइनस के 3 है, ये आ गया माइनस के 4, 3 के जस्ट नीचे। तो ये जो अपनी लाइन आपको दिख रही है ये क्या है? MP। क्या है? MP यानी मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक, उसके बाद देखिए AP। फर्स्ट पे कितना है? 10। सेकंड पे 15। थर्ड पे 15। फोर्थ पे 13। फोर्थ पे कितना है? और फिफ्थ पे 10.4 और सिक्स पे 8। तो ये जो अपनी लाइन है ये क्या आ गया? AP। अब देखो जहाँ पे AP और MP मिल रहे हैं, कौन सा पॉइंट? ये वाला, जहाँ पे AP और MP मिल रहे हैं, ये क्या बन गया? इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्या बन गया? क्योंकि यहाँ पे AP और MP क्या है? बराबर। AP भी 15 है और MP भी 15 है। ठीक, एज लॉन्ग एज MP इज मोर देन AP, जब तक MP AP से ज़्यादा है। कहाँ तक? इस वाले पॉइंट तक। यहाँ पे AP कम है और MP ज़्यादा है। AP राइजेस। AP क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। एज लॉन्ग एज MP इज मोर देन, जब तक MP जो है वो AP से ज़्यादा है। ठीक, उस समय पर AP क्या है? इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? इंक्रीज। क्या हो रहा है? राइज करेगा ना, AP राइजेस। इंक्रीज हो रहा है कि नहीं? देखो ये इंक्रीज हो रहा है कि नहीं? हो रहा है इंक्रीज। कब? जब तक MP AP से ज़्यादा है। ये वाला ये MP की लाइन है, ये AP की है। तो MP अब इंक्रीज हो रहा है, किससे ज़्यादा है? AP से ज़्यादा। तो AP भी क्या हो रहा है? इंक्रीज। अगला पॉइंट, व्हेन MP इज इक्वल टू AP, जब MP और AP बराबर है। कौन सा पॉइंट? इक्विलिब्रियम पॉइंट। AP इज एट इट्स मैक्सिमम। AP कहाँ पे? अपने मैक्सिमम। AP का मैक्सिमम पॉइंट कौन सा है? यही वाला तो है 15। और जिस पॉइंट पे AP और MP बराबर हैं उस पॉइंट पे AP क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। क्या हो जाएगा? जिस पॉइंट पे AP और MP बराबर हैं, इक्वल हैं, उस पॉइंट पर AP क्या है? मैक्सिमम। व्हेन MP इज लेस देन AP, उसके बाद MP AP से कम हो गया। अब AP ऊपर है, MP नीचे है। व्हेन MP इज लेस देन AP, ठीक, AP फॉल्स, तो AP ने गिरना स्टार्ट कर दिया। MP कम हो गया तो AP भी क्या हो रहा है? डिक्रीज। दिख रहा है? MP देखो डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? डिक्रीज। तो AP भी क्या हो रहा है? AP ने गिरना चालू कर दिया जब MP AP से कम है। यहाँ पे AP ज़्यादा है और MP कम है। व्हेन MP इज लेस देन AP, जब MP AP से लेस देन है उस समय AP क्या हो रहा है? AP फॉल्स। AP गिर रहा है। ठीक, बोथ AP एंड MP फॉल्स।
AP भी फॉल हो रहा है और MP भी फॉल हो रहा है, बट MP बिकम्स नेगेटिव वेयर एज AP रिमेन्स पॉजिटिव। MP क्या हो जाएगा? नेगेटिव, जबकि AP क्या रहेगा? पॉजिटिव। शुरू से देखो, जब तक MP जो है वो AP से ज़्यादा है, AP इंक्रीज़ हो रहा है। दूसरा पॉइंट, जब MP और MP इक्वल हो जाते हैं तो AP कहाँ पे? अपने मैक्सिमम पॉइंट पे। जब MP AP से कम है, AP स्टार्ट्स फॉलिंग, दोनों फॉल होंगे, AP भी गिर रहा है और MP भी गिर रहा है। MP नेगेटिव हो जाएगा, AP क्या रहेगा? पॉजिटिव। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेंशन द एलिमेंट्स विच अफेक्ट प्रोडक्शन फंक्शन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ऐसे एलिमेंट्स बताने हैं जो प्रोडक्शन फंक्शन को अफेक्ट करते हैं। और व्हाट इज मीन्ड बाय प्रोडक्शन फंक्शन, व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन के एसेंशियल एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? देखिए, फॉलोइंग आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। सबसे पहला है लिमिटेडनेस ऑफ कैपिटल। कैपिटल कैसी है? लिमिटेड। कैसी है? लिमिटेड। ड्यू टू लैक ऑफ कैपिटल यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी डज नॉट बिकम पॉसिबल। कैपिटल के लिमिटेड होने के कारण, कैपिटल के सीमित मात्रा में होने के कारण अपन टेक्नोलॉजी का, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं कर पाते। सो प्रोडक्शन कैन नॉट बी इंक्रीज्ड इन कंपैरिजन टू अदर प्रोड्यूसर्स। इसलिए अदर प्रोड्यूसर्स की कंपैरिजन में आप प्रोडक्शन को उतना इंक्रीज नहीं कर पाते हैं। अगला है टेक्निकल नॉलेज एंड स्पेशलाइजेशन। व्हेन अ प्रोड्यूसर डज नॉट हैव टेक्निकल नॉलेज, जब किसी प्रोड्यूसर के पास ना ही टेक्निकल नॉलेज होता है और ना ही स्पेशलाइजेशन होता है, ही इज़ नॉट एनकरेज्ड इन प्रोडक्शन, तो वो प्रोडक्शन करने के लिए एनकरेज नहीं होता है। एंड इट इम्पैक्ट्स द प्रोडक्शन फंक्शन, जिसके कारण प्रोडक्शन फंक्शन पे प्रभाव पड़ता है। कोई व्यक्ति है, कोई प्रोड्यूसर है जिसके पास में ना ही टेक्निकल नॉलेज है और ना ही स्पेशलाइजेशन है, तो वो प्रोडक्शन करने के लिए प्रोत्साहित नहीं होगा, एनकरेज्ड नहीं होगा। क्यों? और एनकरेज नहीं होने के कारण जो प्रोडक्शन फंक्शन है उस पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जितना प्रोडक्शन होना चाहिए उतना प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। ठीक। ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी, वेन एवर प्रोडक्शन इज इंक्रीज, जब भी प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जाता है, देयर इज इंक्रीज इन द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो, तो ऑर्गेनाइजेशन का जो साइज है वो भी क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। सो इट बिकम्स क्लियर दैट प्रोडक्शन फंक्शन डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो। तो इस बात से क्लियर होता है कि जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो ऑर्गेनाइजेशन पर भी डिपेंड होता है, ऑर्गेनाइजेशन के साइज पर भी डिपेंड होता है। ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होगी प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, छोटी होगी प्रोडक्शन कम होगा। तो ये क्या है उसकी ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी। क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी। एप्लीकेशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स कैसे एप्लीकेबल होता है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स इज एप्लीकेबल इन ऑल फील्ड्स ऑफ प्रोडक्शन। लॉ ऑफ DMU जो है वो हर फील्ड ऑफ प्रोडक्शन में एप्लीकेबल होता है। सो देयर इज म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस बिटवीन क्वांटिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की क्वांटिटी में और प्रोडक्शन में क्या है? म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस। क्या है? म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस का मतलब है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जितने अच्छे से काम करेंगे उतना अच्छा काम होगा, और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अच्छे से काम नहीं करेंगे तो प्रोडक्शन अच्छे से नहीं होगा। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जितना ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे उतना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कम कंट्रीब्यूट करेंगे प्रोडक्शन कम होगा। ठीक। अब देखिए, व्हाट आर द मेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट आर कॉल्ड द रेम्युनरेशन टू ईच ऑफ देम, और उन सभी को क्या रेम्युनरेशन मिलती है? देखिए, फॉलोइंग आर द 4 मेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये आपके 4 मेन फैक्टर्स प्रोडक्शन है। कौन कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। कौन कौन से? कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। एक और होता है नेचर। ठीक है, कहीं कहीं पे आपकी बुक में 5 भी दिए गए हैं कि कितने होते हैं 5, बट एक्चुअल में 4 ही पढ़ाए जाते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। लैंड क्या है? द फर्स्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज लैंड।
पहला फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है? लैंड. लैंड इंक्लूड्स एनीथिंग दैट इज कंसीडर्ड अ नेचुरल रिसोर्स. जिसको अपन नेचुरल रिसोर्स मानते हैं वो सभी क्या है? लैंड. क्या है? यानी जितनी भी ज़मीन है आपके पास किसके फॉर्म में? नेचुरल रिसोर्स के फॉर्म में, वो सभी क्या है? लैंड. क्या है वो? लैंड. द रेम्यूनरेशन टू लैंड इज कॉल्ड रेंट. रेम्यूनरेशन क्या मिलती है लैंड को? हम लैंड का यूज़ करेंगे, क्या देंगे बदले में उसको? रेंट. क्या देंगे? रेंट. लेबर. लेबर रेफर्स टू दोज फिजिकल एंड मेंटल वर्क्स परफॉर्म्ड बाय मैन. लेबर का मतलब है फिजिकल और मेंटल वर्क, जो कि कौन परफॉर्म कर रहा है? कोई भी व्यक्ति. कौन परफॉर्म कर रहा है? विच आर डन फॉर ऑब्टेनिंग मनी. काम किस लिए किया जा रहा है? मनी ऑब्टेन करने के लिए, पैसा कमाने के लिए. किस लिए? पैसा कमाने के लिए. तो लेबर का मतलब है वो सभी फिजिकल और मेंटल वर्क्स जो कि आदमी के द्वारा परफॉर्म किए जा रहे हैं. विच आर डन फॉर ऑब्टेनिंग मनी. और किस लिए किए जा रहे हैं? मनी ऑब्टेन करने के लिए. किसके लिए? मनी ऑब्टेन करने के लिए. द रेम्यूनरेशन टू लेबर इज कॉल्ड सैलरी और वेजेस. तो लेबर को जो रेम्यूनरेशन मिल रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? सैलरी और वेजेस. क्या बोलते हैं? सैलरी और वेजेस. अगला आता है कैपिटल. कैपिटल इज़ दैट पार्ट ऑफ वेल्थ. कैपिटल हमारी वेल्थ का, हमारी समृद्धि का वो पार्ट होता है जो किसके द्वारा प्रोड्यूस किया गया है? मैन. किसी भी इंडिविजुअल, किसी भी व्यक्ति के द्वारा प्रोड्यूस किया गया है. विच इज़ यूज टू प्रोड्यूस मोर वेल्थ. जिसका यूज़ किस लिए किया जाता है? ज़्यादा वेल्थ को प्रोड्यूस करने के लिए, ज़्यादा समृद्धि पाने के लिए आपको ज़्यादा पूंजी लगानी पड़ेगी. जितनी ज़्यादा कैपिटल उतना ज़्यादा प्रॉफिट. द रेम्यूनरेशन टू कैपिटल इज कॉल्ड इंटरेस्ट. तो कैपिटल को जो रेम्यूनरेशन मिलता है, यानी हमारी पूंजी पे जो आपको रिटर्न मिलता है, वो क्या है? इंटरेस्ट. क्या मिलता है? इंटरेस्ट. तो कैपिटल क्या है? हमारी वेल्थ का वो पार्ट है जो कि एक व्यक्ति ने प्रोड्यूस किया है, जिसका यूज़ ज़्यादा वेल्थ को प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है. एंड द रेम्यूनरेशन टू कैपिटल इज कॉल्ड इंटरेस्ट. रेम्यूनरेशन क्या मिलती है कैपिटल को? इंटरेस्ट. ठीक. अगला है एंटरप्राइज. एंटरप्राइज का मतलब, एंटरप्राइज इज दैट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विच बियर्स द पॉसिबल रिस्क एंड अनसर्टेनिटी इनहेरेंट इन इंडस्ट्री एंड बिजनेस. बिजनेस में और इंडस्ट्री में जो इनहेरेंट रिस्क होती है, यानी कि वहाँ पे रिस्क होती ही होती है, कहीं ना कहीं रिस्क छुपी रहती है. जैसे इंडस्ट्री स्टार्ट होगी उसके साथ में रिस्क भी स्टार्ट हो जाएगी. तो उस रिस्क के कारण जो भी अनसर्टेनिटी है, जो भी रिस्क है, उसको जो भी बेयर करता है उसको अपन क्या बोलते हैं? एंटरप्राइज और एंटरप्रेन्योर. क्या बोलते हैं? एंटरप्राइज और एंटरप्रेन्योर. एंटरप्रेन्योर क्या होता है? कितनी भी रिस्क होती है बिजनेस में, कौन फेस करता है? एंटरप्रेन्योर. जो भी आपकी अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता है, कौन बेयर करता है? एंटरप्रेन्योर. तो एंटरप्राइज वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जहाँ पे जितनी भी पॉसिबल रिस्क है उसको आप बेयर करते हो, झेलते हो. जितनी भी अनसर्टेनिटीज़ हैं, अनिश्चितताएँ हैं, उनको झेलते हो, जो कि इंडस्ट्री और बिजनेस में पाई जाती हैं. ठीक. द रेम्यूनरेशन टू एंटरप्राइज इज प्रॉफिट. एंटरप्राइज का रेम्यूनरेशन क्या है? या फिर एंटरप्रेन्योर का रेम्यूनरेशन क्या है? प्रॉफिट. क्या है? इज दैट क्लियर? इनहेरेंट का मतलब है पाई जाती है, पहले से, हमेशा से. ठीक.